पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं। इधर देखिए, अ रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन एक्स वाई प्लेन, हाइट एल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग इन द जेड डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो जेड डायरेक्शन में आउट ऑफ द पेज दे रखा है, गिवन है। अ कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर in the form of an equilateral triangle of the same height is placed in the xy plane with its vertex p at x equal to 0। x बराबर 0 पे इस पर वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहा है। In the orientation shown in figure, at t equal to 0, the loop starts entering in the region of the magnetic field with the uniform velocity v vector in plus x direction। v vector से ये डाउनवर्ड नीचे जा रहा है। जैसे जैसे कंडक्टिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से रिलेटेड वो इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। यहाँ पे जो ईएमएफ होगी इसको समझने के लिए अपन फिगर ड्रॉ करते हैं। अपन ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आउटवर्ड है और यहाँ पे कहीं इस कंडीशन में कंडक्टिंग लूप आ जाता है। लेट्स सपोज ये कंडक्टिंग लूप अपनी पोजीशन से x लेंथ नीचे आ गया। अगर ये x लेंथ नीचे आ गया है तो फॉर श्योर ये जो यहाँ से जो ये हाइट है यहाँ से ये x/2 नीचे आ गया है। इफ ये लेंथ x/2 है तो जो ये वाली लेंथ होगी वो x/√3 होगी, और इस कंडीशन में ये पॉइंट ये जो पार्ट है जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो करेगा b जो कि यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी जो कि यूनिफॉर्म है, और l दैट इज x/√3। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो ये ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट x। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे e की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ग्राफ लीनियर अपने को ऑब्टेन होगा, और यह ग्राफ तब तक रहेगा जब तक वर्टेक्स यहाँ तक पहुँच जाए। दैट मीन्स 0 से लेके l डिस्टेंस तक ये ग्राफ क्या करेगा, लीनियरली चेंज करेगा। अपने पास चारों ऑप्शंस में ये ग्राफ x से l तक 0 से l तक लीनियरली चेंज हो रहा है। अब अपन एक कंडीशन लेते हैं कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से ये ग्राफ बाहर निकले। जब भी ये बाहर निकलेगा तो इस पॉइंट से इसकी जो ये डिस्टेंस होगी वो अपन अगर x लेते हैं तो अगेन ये डिस्टेंस x/√3 होगी जो कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और ये वाली लेंथ ये हाइट l है, ये हाइट l है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास l माइनस x। तो इसके कारण ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2l माइनस x/√3। इस पोर्शन की वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा जिससे जैसे पहले हो रहा था। तो इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो E होगा b v कांस्टेंट x/√3 की वजह से जनरेट होगा माइनस 2l माइनस x/√3, और ऊपर जो कम हो रहा था l माइनस x/√3 की वजह से। तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है वो आ रहा है bv/√3 4l माइनस 3x। दैट मीन्स अब जो ईएमएफ लीनियरली नेगेटिव x के साथ आ रही है, जैसे इसका मतलब ईएमएफ रिवर्स डायरेक्शन में लीनियरली इंक्रीज करेगी, और एक पॉइंट होगा E = 0 होगा। वो पॉइंट यहाँ से अपन देखते हैं x = 4l/3 पे हो रहा है। दैट मीन्स ग्राफ में कहीं ना कहीं ईएमएफ 4l/3 पे 0 हो रहा है। तो इन चारों ग्राफ में ये दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ग्राफ में 4l/3 पे ये 0 हो रहा है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर पेपर 2, इसमें अपन देख रहे हैं कि एक ग्रेविटेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें ये दे रखा है पार्टिकल ऑफ मास m
is under the influence of gravitational field of a body mass m which is very greater than to small particles mass. The particle is moving in a circular orbit of radius r naught with time period t naught. ये अपने को गिवन है कि r naught रेडियस में ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, और इसका टाइम पीरियड कितना है, t naught है. Then the particle is subjected to an additional central force corresponding to the potential energy Vc as a function of r, that is m alpha upon r cube, where alpha is positive constant for suitable dimension and r is the distance from the center of orbit. जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, अपन उसको फॉलो करते हैं कि एक कोई m पार्टिकल है जो m मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ये m मास का पार्टिकल है जो r नॉट रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है और इसका टाइम पीरियड t नॉट है. वी नो दैट जब भी ऐसा होगा तो जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे जी m अपॉन r नॉट का स्क्वायर लगेगा. वो किसके बराबर होगा, दैट इज m r नॉट ओमेगा नॉट का स्क्वायर. लेट्स सपोज इसकी एंगुलर स्पीड अपन ने क्या मान ली, ओमेगा नॉट. अगर मैं m से m कैंसिल आउट करूं तो यहाँ से अपने पास ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई gm अपॉन r नॉट का क्यूब. तो ओमेगा जो वैल्यू आया ओमेगा नॉट वो आया रूट gm अपॉन r नॉट क्यूब. अपने को t नॉट गिवन है. वी नो दैट व्हाट इज t नॉट हियर. अपने को पता है t नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट. तो यहाँ पे t नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट की वैल्यू है रूट gm अपॉन r नॉट क्यूब. तो ये होगी r नॉट क्यूब अपॉन gm. तो यहाँ से t नॉट स्क्वायर जो आ रहा है, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसी बात पे क्वेश्चन बना है, दैट इज 4 पाई स्क्वायर r नॉट क्यूब अपॉन gm. अब ये क्वेश्चन में सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कि अपने को एक एडिशनल फोर्स दे रखा है, सेंट्रल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन है एज ए फंक्शन ऑफ r, दैट इज m अल्फा अपॉन r क्यूब. तो वी नो दैट कि जब भी अपने को पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ r गिवन होती है तो अपन उसका फोर्स फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एडिशनल फोर्स. दैट एडिशनल फोर्स इज d बाई डी आर, दैट इज नेगेटिव ऑफ वी आर. अपने पास ये पता है तो f एडिशनल की जो वैल्यू आएगी d बाई डी आर नेगेटिव ऑफ m अल्फा अपॉन r क्यूब. तो यहाँ से जो f एडिशनल आ रहा है वो आ रहा है 3m अल्फा अपॉन r की पावर 4. दिस एडिशनल फोर्स इज सब्जेक्टेड अप्लाइड ऑन द पार्टिकल. इसका मतलब अगर मैं बात करूं इसके फिगर पे तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एक तो Fg तो लगेगा ही लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक एडिशनल फोर्स लग रहा है. दैट मीन्स अब इस पे जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r नॉट स्क्वायर प्लस इसकी जो वैल्यू आ रही है, अगर इसको नेगेटिव लेना चाहें एज पर रिलेशन तो अपन वो भी ले सकते हैं. वो आएगा 3m अल्फा अपॉन r नॉट की पावर 4. r नॉट की पावर 4 क्यों? क्योंकि इसने रेडियस को सेम ही रखा है कि जो r वेरी कर रहा है वो इसी रेडियस r नॉट पे क्या कर रहा है, वैलिड रहेगा. तो मैंने इसमें ये करें तो ये किसके बराबर होता है बेटा, m r नॉट ओमेगा 1 स्क्वायर, जो कि नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, या एंगुलर वेलोसिटी आ गई इसकी. अगर अपन इसको क्या करें और आगे सॉल्व करें तो आपके पास m से m कैंसिल आउट हो रहा है. यहाँ से ओमेगा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है gm अपॉन r नॉट क्यूब माइनस 3 अल्फा अपॉन r नॉट की पावर 4 का रूट. तो यहाँ से अपने पास T1 जो आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1, 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 की वैल्यू अपने पास आएगी
आर नॉट क्यूब अपॉन GM अपॉन आर नॉट क्यूब माइनस 3 अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 4। अपने वो क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर या T0 अपॉन T1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने T1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM अपॉन आर नॉट क्यूब माइनस 3 अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 4। ऐसा जब अपन करेंगे यहाँ पे T0 जो कि ये रहा अपने पहले से प्रूवन है, T0 की वैल्यू ये अपने पास T0 की वैल्यू है और ये अपने पास T1 स्क्वायर की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू का रेशियो करके स्क्वायर करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आंसर 3 अल्फा अपॉन GM आर नॉट स्क्वायर आएगा। Let's start question 3 paper 2. A metal target with atomic number Z is equal to 46 is bombarded with a high energy electron beam. The emission from X-rays from the target is analyzed. The ratio R of the wavelength of the K alpha line and the cutoff is found to be R is equal to 2. Here क्वेश्चन में जो गिवन है अपने को वो ये चीज गिवन है कि रेशियो जो है R लैम्बडा करस्पॉन्डिंग टू K अल्फा और लैम्बडा कट ऑफ का रेशियो 2 गिवन है। K अल्फा लाइन वो लाइन होती है जो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल पे बॉम्बार्ड कराते हैं तो एक्सरे एमिट होते हैं। वो एक्सरे जो एमिट होंगे वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है और लैम्बडा कट ऑफ की जो वेवलेंथ है उसका रेशियो अपने को 2 गिवन है। एंड वी नो दैट 1 अपॉन लैम्बडा K अल्फा इज इक्वल टू R Z माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4। वाई इट इज 1 माइनस 1/4? बिकॉज K अल्फा जो लाइन होती है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 तक। तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहां से लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा K अल्फा इज इक्वल टू R 46 दे रखा है अपने को फर्स्ट केस में 1 माइनस 3/4। यहां से अपन लैम्बडा K अल्फा की वैल्यू दैट इज 4 अपॉन 3R 45 का स्क्वायर ये फाइंड आउट कर चुके हैं। और आपका जो लैम्बडा C होता है लैम्बडा कट ऑफ वो होता है HC अपॉन EV। तो वी नो दैट लैम्बडा K अल्फा दैट इज 4 अपॉन 3R अपॉन 45 का होल स्क्वायर अपॉन HC। HC की वैल्यू है लैम्बडा C की वैल्यू है HC अपॉन EV दैट इज 2। यहां से EV बाई HC की वैल्यू जो आई वो आई 2 इंटू 3R 45 का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे EV बाई HC इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट में अपने को इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है इफ द सेम इलेक्ट्रॉन बीम is bombard another metal target with Z equal to 41। that means अगर अपन एक और मेटल ले जिसका Z 41 है और उस पे इलेक्ट्रॉन को क्या करें बॉम्बार्ड कराए तो फिर एक्सरेज एमिट होंगे वो कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है उसके लिए R की वैल्यू क्या होगी। तो वी नो दैट फॉर सच केस जो लैम्बडा K अल्फा रहेगा वो रहेगा 4 अपॉन 3R 40 का स्क्वायर बिकॉज
एटॉमिक नंबर दे रखा है अपने को 41। सिमिलरली R1 जो नया आएगा वो आएगा लैम्बडा के अल्फा अपॉन लैम्बडा सी। लैम्बडा के अल्फा की वैल्यू अपने पास 4/3r इंटू 40 का स्क्वायर, और लैम्बडा सी की वैल्यू जो अपन ने पहले से फाइंड आउट कर रखी है दैट इज HC बाई EV, तो इसे लिख देते हैं EV बाई HC। फ्रॉम इट इज R1 इज इक्वल टू 4/3r इंटू 40 का स्क्वायर इंटू EV बाई HC की वैल्यू 2 इंटू 3r 45 का स्क्वायर अपॉन 4। 3r से 3r कैंसिल आउट। जब अपन ये कैलकुलेशन करेंगे वी गॉट द वैल्यू ऑफ R1 इज 2.53। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेपर 2। A thin stiff insulated metal wire is bent into a circular loop with its two ends extending tangentially from the same point of the loop. The wire loop has mass m, radius r, and it is in a uniform vertical magnetic field B naught, which is given in figure. Initially, it hangs vertically downwards because of acceleration due to gravity G on two conducting supports at P and Q. When a current I is passed through the loop turns about the PQ by an angle theta given by. क्वेश्चन में फ्रंट व्यू गिवन है, अपन इसका एक और व्यू बनाते हैं जिसमें कंडक्टिंग लूप ऐसा है और इसमें जो mg लगेगा डाउनवर्ड लगेगा और इसकी रेडियस अपने को r गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है जब भी इसमें करंट फ्लो होगी तो ये एंगल थीटा से क्या हो जाता है बेटा, PQ लाइन से शिफ्ट हो जाता है। तो मैं ये देखूंगा कि जब भी ये करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, पहले से ही B नॉट ऊपर की डायरेक्शन में है। जब भी इस कंडीशन में आएगा तो एक टॉर्क जनरेट होगा और उस टॉर्क की वजह से अपना जो लूप है वो कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। और ये वर्टिकल से अगर थीटा एंगल बनाता है तो M की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और M और B जो एंगल बनाएंगे वो 90 माइनस थीटा जनरेट करेंगे एज शोन इन द फिगर। तो इस हिसाब से जो टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क वो होता है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इस टॉर्क को जो लिखेंगे वो अपन लिखेंगे MB साइन M B naught sin 90 minus theta. Here M is I into A, that is pi r square into B naught cos theta. इस टॉर्क को जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुआ है उस टॉर्क को जो बैलेंस करेगा वो mg का टॉर्क करेगा और उस mg का टॉर्क जो होगा वो होगा mgr sin थीटा। mgr sin थीटा। जब ये दोनों कंडीशंस आपस में इक्वल होंगी तो इस r से इस r को कैंसिल आउट करेंगे तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो tan थीटा की वैल्यू आएगी पाई आई आर बी नॉट अपॉन mg. It is the correct answer for the given question and it is given by option A pi I r b naught upon mg. Option A is the correct answer for the following question. Let's see question number 5 now. It is based on oscillation of a dipole in electric field. We are supposed to find whether the dipole will oscillate or not and angular frequency of the oscillations of the dipole. So let's see the solution, how to solve it. First of all, we need to know that electric field due to shell is 0 for r less than capital R, that is inside the shell, and electric field is given by 1 over 4 pi epsilon naught q by r square for r greater than r.
We can simplify this expression according to the data given in the problem. As surface charge density is given, we can write total charge as sigma into 4 pi capital R square. So expression for electric field outside, this becomes now first option in the problem says the dipole will undergo small oscillations for any finite value of R, but as we can see that electric field inside the shell is 0 and outside it is non-zero. So obviously dipole will not do oscillations inside the cell. So this option is wrong. If we see second option, the dipole will undergo small oscillations at any finite value of R greater than capital R, which is correct because electric field exists outside the shell only. Now let us calculate angular frequency of oscillations. For angular frequency, we know that torque on a dipole placed in electric field is given by Pe sin theta. So angular acceleration, we can also use a negative sign here because this torque will be restoring in nature, because of which dipole oscillates about its equilibrium position. So we can write angular acceleration of the dipole as, we should use expression for E, and instead of sin theta I am writing theta for small values of theta. So this is a standard form which tells us the dipole will execute simple harmonic motion of angular frequency given by this coefficient. So we can write angular frequency of oscillation as square root of P naught sigma R square by I epsilon naught small r square. In option C and D, value of small r is given. We are supposed to calculate angular frequency for small r equal to 2r or for small r equal to 10r. So on substituting the values, we can verify which of them is correct. So if I substitute r equal to 2r, I will get P naught sigma 4I epsilon naught. However, in the option it is 2 sigma P naught upon epsilon naught I. So C is wrong. And when I substitute r equal to 10r, I will get 100 in denominator. That matches with the option D. So for this question, option B and D are correct. Let's see question number 6. It says that a table tennis ball has radius 3 by 2 centimeter and mass 22 by 7 into 10 raised to the power minus 3 kg. It is slowly pushed down into a swimming pool to a depth 0.7 meter below the water surface and then released. It emerges from the water surface with a speed v without getting wet, rises up to a height h. Without getting wet means we are now supposed to neglect surface tension. We are supposed to find which of the given options are correct. So let's solve this one. We know that when a body is immersed in a liquid, then two forces act on it: thrust force and weight. In this case, net force on the body will be thrust minus mg, because thrust force will be greater in this case, which can be written as mg density of liquid upon density of body. This will be the net force on the body which is inside the liquid. Now density of liquid is 10 raised to the power 3, while density of body, mass and radius are known to us. Mass is pi
pi into 10 raised to the power minus 3 and radius pi. On solving, we get 2 by 9 into 10 raised to the power 3, that is, it is 2 by 9 times density of water. So net force on it will be rho L by rho B. So this much net force will be acting on the body when it is inside the water in upward direction. So if we want to bring it down, we have to apply external force downward. That should be equal to 7 by 2 mg. So in first option it is asked to find work done by the pushing force in bringing it to a depth d. Let us calculate that. W will be F external into d. F external is 7 by 2 mg into distance. On substituting the values, we will get .077 joule, which is given. So first option is correct. In second option, we are supposed to calculate the speed v when it is coming out from the surface. So to calculate v, we can use third equation of kinematics. Acceleration will be net force upon mass, that was distance is given in the problem. On substituting the values, we will get 7 meter per second. So option B is also correct. In case of option C, we are supposed to find height up to which it will rise after emerging out of the surface. For calculating height, we can use v square by 2g, because after coming out of the surface it will be moving under the effect of gravity only. So again, using third equation, we can write maximum height attained by the ball will be v square by 2g. V we have already calculated. So this is 49 by 20, it is 2.45 meter per second. But height given is 1.4, so option C is incorrect. And then fourth option is the ratio of magnitude of net force excluding the viscous force to the maximum viscous force. Net force we have already calculated. Net force is 7 by 2 mg, and maximum viscous force will be so F by Fv, it will be 7 mg by 12 pi eta r V max. Now if we take the value of V max as calculated here, we get this value. This particular value is given in option D. So we can say this is correct. However, as when it will be moving upwards,
there will be a viscous force acting on the ball also. So velocity attained by the ball will not be equal to 7 that we have assumed while calculating the value of net force without viscous force and maximum value of viscous force. So in my opinion, answer to this problem could be either A, B or A, B and D, because D will be correct if velocity is very close to 7 meter per second, and because viscous force will act for very short duration, or if we calculate individually the value of viscous force, that is also very small in comparison to net external force acting on the ball. That is why we can say that ratio of net external force without viscous force and maximum viscous force will be very close to 500/9. So in my opinion, answer to this problem would be either AB or A, B and D. It says a positive singly ionized atom of mass number Am is accelerated from rest by a voltage 192 volts. Thereafter it enters a rectangular region of width W with magnetic field 0.1 k cap Tesla. The ion finally hits a detector at a distance x below its starting trajectory. Mass of neutron proton is given, charge on electron is given, and we are supposed to find which option is correct out of the given 4. So we know that when charged particle enters a magnetic field and if its velocity is perpendicular to magnetic field, it follows a circular path. So motion of the particle would be somewhat like this, and it will come out of the region of magnetic field like this and strike the detector as shown. From this diagram we can see that x will be equal to 2r, and this kind of motion is possible only when width of the region in which magnetic field exists is greater than r. Now let us try to calculate radius of followed by H plus ion. We know that radius of circular path followed by charged particle in magnetic field is given by mv by qb, but here velocity of the particle is not given. It is given that it is accelerated through a certain potential difference. So to calculate momentum we can use under root of twice m k, where k is kinetic energy, that will be equal to product of charge and potential difference through which particle is accelerated, divided by qb, which can be rewritten as twice m v by q b square. When we substitute values of different variables, on solving it gives 2 centimeter. So for option 1, value of xr, which is 2r, will be 4 centimeter. So option 1 is correct. In second option, the value of x for an ion with mass number which is 144. So mass of this ion will be 144 times. So from this relation only we can directly say that as mass is increased by 144, radius will also increase by square root of 144, that is 12. So in second case, radius will be 12 times of 2 centimeter, that is 24 centimeter, and value of x will be
48 centimeter. So this option is also correct. The third option says for detecting ions with AM greater equal to 1 less equal to 196, the minimum height x1 minus x naught. x1 is this entire distance and x naught is this distance. So if we keep on decreasing mass, radius will increase, the value of x will increase, and if we keep increasing mass, the radius will increase. Okay. The range of mass is given from 1 to 196. So on this basis we can write range of radius will be here mass number is 196, so radius will be 14 times of it, that is, so radius will be in this range. So x will be in the range of 4 and 56. So minimum value of x can be 4, maximum value of x can be 56. So the range x0 minus x1 minus x0, it should be 52, but in the option it is given 55. So this option is wrong. And the minimum width in fourth option, the minimum width W of the region of the magnetic field for detecting ions with AM 196. So radius in that case was 28. So width should be greater than 28. It is given 56. So this is also wrong. So options A and B are correct for this question. Let's see question number 8. It is based on errors. It says the dimensions of a cone are measured using a scale with the least count of 2 millimeter. Diameter of the base is given and height of the cone is given. We are supposed to calculate maximum percentage error in the volume. We know that formula for volume is given by in terms of diameter, we can write it as diameter in the problem is given as 20 centimeter, but as it is measured with a scale of least count 2 millimeter, we can write it as. Similarly, height of the cone is also. To calculate error, we can take log of this expression and then when we differentiate it, we get here values of error in diameter and height are known to us, and values of diameter and height are known to us. On substituting the values, we get fractional error as that is 0.03. This is fractional error, but in question we are supposed to calculate percentage error.
percentage error will be so answer to the question is 3. चलिए दोस्तों देखते हैं पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले रीड करते हैं. अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0 इक्वल्स टू 0,0 ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्ले ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड v0 एट एंगल θ0 फ्रॉम द पॉजिटिव x डायरेक्शन. ओरिजिन से हमने क्या किया है, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में थ्रो किया है. The ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from the location x1, y1 given l, 0. So क्या हुआ है कि उसी इंस्टेंट पर एक दूसरी बॉल और थ्रो की गई है और वो थ्रो कहाँ से की गई है, l, 0 से. The stone is thrown at angle 180 minus θ1 from the x direction with a suitable initial speed for a fixed v0 when θ0 θ1 equals to 45 degree and 45 degree. The stone hits the ball after time t1 and when θ0 θ1 that means कि जब θ0 का वैल्यू 45 था और θ1 का वैल्यू भी 45 था, उस सिचुएशन में जो बॉल्स की हिटिंग होती है वो t1 टाइम पर होती है. और जब θ0 का वैल्यू 60 डिग्री है और θ1 का वैल्यू 30 डिग्री है, उस सिचुएशन में जो हिटिंग होती है वो t2 टाइम के बाद होती है. और हमसे पूछा गया है कि t1 बाई t2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. लेट्स से ये हमारे पास y एक्सिस है और ये क्या है, इस जगह पर हमारे पास x एक्सिस. तो जो पहला पार्टिकल थ्रो किया गया है v0 वेलोसिटी से, वो θ0 एंगल पर हमने थ्रो किया है. और जो दूसरा पार्टिकल है वो कहीं इस जगह पर है और ये दूरी हमको दे रखी है, ये दूरी l के बराबर है. ठीक है. और फिर यहाँ से हमने एक दूसरे पार्टिकल को थ्रो किया है विद सम स्पीड v1. तो इसको v1 ले लेते हैं और ये जो एंगल है, this angle is 180 minus θ1, that is this angle comes out to be θ1. अब ये कहा गया है कि v1 की वैल्यू प्रॉपरली चूज की गई है कि ये दोनों आपस में हिट करते हैं. ठीक है. तो हिट करते हैं तो हिटिंग पॉइंट कहाँ आएगा, हम अगर इसको ऐसे स्ट्रेट लेकर के जाएं और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट P होगा जहां पर कि इसको क्या करना है, हिट करना है. अगर इन बॉल्स की हिटिंग होगी तो वो पॉइंट P पर ही होने वाली है. लेट्स सपोज ये लेंथ L1 है और ये लेंथ क्या है हमारे पास, L2. लेट्स सपोज L1 है और क्या है, L2. अब हमसे बोला गया है कि V0 का वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट. तो जो हिटिंग टाइम होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है, जो फर्स्ट पार्टिकल है, उसको हिट करने के लिए चलना कितना है, उसको हिट करने के लिए L1 लेंथ चलनी है. तो जो उसको टाइम लगेगा हिट करने में वो कितना लगेगा, L1 अपॉन V0. ठीक है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरियस वैल्यूज दे रखी हैं. अगर हम यहाँ पर देखें तो शुरुआत में हमें दे रखा है कि θ0 भी 45 डिग्री है और θ1 भी 45 डिग्री है. तो चलिए पहले इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं. अगर हम बिल्कुल ऐसा ही एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास यहाँ पर y एक्सिस हो गई और ये इस तरीके से v0 वेलोसिटी 45 डिग्री के एंगल पर है. और जो दूसरा पार्टिकल है उसको हमने यहाँ से थ्रो किया है v1 से और ये एंगल भी हमारे पास क्या है, 45 डिग्री. तो अगर ये एंगल भी 45 डिग्री है तो दिस इज द पॉइंट P और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा. ये दूरी जो है दिस इज L, ये आपका ओरिजिन है और इसको मैंने क्या नाम दिया है, L1. तो दोस्तों इस सिचुएशन में जो L1 होगा वो किसके बराबर होगा, L1 होगा L cos 45 के और ये हमारे पास आ जाएगा L बाई √2. और जैसे ही हमारे पास L बाई √2 आया तो जो हिट करने के लिए टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा L1 अपॉन V0 और ये आ जाएगा हमारे पास L अपॉन √2 V0. ठीक है. तो ये तो हमने क्या किया, यहाँ से
T1 निकाल लिया। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं। दूसरे सिचुएशन में जो थीटा नॉट दे रखा है वो हमको 60 डिग्री दे रखा है, और थीटा 1 जो दे रखा है हमको वो 30 डिग्री दे रखा है। चलिए दूसरी सिचुएशन के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको दूसरी सिचुएशन के लिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, जब हम इसको दूसरी सिचुएशन के लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर y एक्सिस आ गई और ये क्या आ गया, x एक्सिस। अब यहाँ जो पार्टिकल है जिसको हमने V0 से थ्रो किया, ये एंगल 60 डिग्री है, और यहाँ से जो दूसरा पार्टिकल हमने थ्रो किया V1, ये हमने यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है। और जब इस तरीके से होगा तो दिस विल बी द पॉइंट P। वंस अगेन आप देखेंगे डेटा कितना प्यारा दिया गया है कि जो ट्राइंगल यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। वंस अगेन इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये साइड L है और ये क्या है हमारे पास L1, तो इस जगह से L1 को हम कितना लिख सकते हैं, L1 को लिखा जा सकता है L cos 60, और ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास L/2। इससे अगर हम T2 कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द T2, तो T2 क्या आ जाएगा हमारे पास L/2 V0। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ T1 एंड सिंपली वी हैव द वैल्यू ऑफ T2 ऑल्सो। देखते हैं पूछा क्या गया है। पूछा गया है हमसे T1/T2 का स्क्वायर। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ T1 एज वेल एज वी हैव द वैल्यू ऑफ T2। अब क्या करते हैं, यहाँ से T1/T2 लिखते हैं, जो कि हमारे पास आएगा √2, और जैसे ही हम यहाँ से T1/T2 के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है दैट कम्स आउट टू बी 2। दोस्तों नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ पेपर 2। सबसे पहले प्रॉपर तरीके से इसको रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है अ चार्ज इज केप्ट at the central point P of a cylindrical region, the two edges subtend a half angle theta at P। तो जो सेंटर पर हाफ एंगल आ रहा है वो थीटा दे रखा है as shown in the figure। when theta equals to 30 degree, then the electric flux through the curved surface of the cylinder is phi। If theta equals to 60 degree, then the electric flux through the curved surface becomes phi/√n, and where the value of n is। This is one of a very basic question। इसके लिए हमें क्या जानना है, जो कि हम लोगों ने क्लास में ज़रूर देखा होगा। हमको बताया गया होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से कोई भी डिस्क है, और इस डिस्क की एक्सिस पर अगर हम एक चार्ज Q रख देते हैं, एंड लेट्स सपोज ये जो एंगल है, दिस एंगल इज लेट्स सपोज अल्फा, मान लेते हैं कि एंगल कितना है अल्फा, तो वो फ्लक्स जो कि इस डिस्क से बाहर आता है उसको हम लोगों ने बोला हुआ है Q/2ε0 1 - cos अल्फा। इस क्वेश्चन में इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जैसे कि हम लोगों ने क्लास में सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करते हुए डिराइव किया होगा। तो चलिए थीटा की वैल्यू तो हम लोग बाद में रखेंगे, सबसे पहले हम थीटा की टर्म्स में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इस जगह पर एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर ये एक सिलेंडर है, और ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर। तो अगर ये यहाँ पर सेंटर हो गया, साथ ही साथ हमको ये दे रखा है कि ये एंगल जो है दिस एंगल इज थीटा एज वेल एज दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, उसके साथ साथ ये एंगल भी थीटा है, और ये जो एंगल है ये भी क्या है, थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो चार्ज यहां पर हमारे पास है, मैं इसको एक क्लोज सरफेस में मान रहा हूं, जहां पर कि क्लोज सरफेस में क्या है, दो सर्कुलर डिस्क है, और उसके साथ साथ क्या है हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है। लेट्स सपोज
जो डिस्क है, डिस्क से जो आपका फ्लक्स है, लेट्स सपोज दिस इज φ1, तो इस डिस्क से भी जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, φ1 के। एंड लेट्स सपोज जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितना है यहां से हमारे पास φ2। तो एक बात बताइए, जो टोटल फ्लक्स हो गया फाई टोटल, वो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और वो φ2 प्लस 2φ1 के बराबर होगा। φ1 की वैल्यू लिखने के लिए मैं इस रिजल्ट का यूज करने वाला हूं, तो इस जगह पर ये आ जाएगा हमारे पास φ2 प्लस ट्वाइस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने यहां से निकाल लिया। तो इस जगह से जब हम सॉल्व करते हैं φ2 की वैल्यू, तो वो आ जाती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। एंड फाइनली व्हाट डू वी गेट, जो यहां से हमारे पास φ2 का वैल्यू आता है, दैट कम्स आउट टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहां पर इसको प्रॉपर्ली सिंबल्स में निकाल लिया। चलिए अब बात करते हैं, हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू एक बार 30 डिग्री लेना है और थीटा का वैल्यू एक बार 60 डिग्री लेना है। तो जब हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, तो जो फाई आता है हमारे पास वो कितना आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाएगा cos 30 दैट कम्स आउट टू बी √3/2। सो दिस कम्स आउट टू बी √3Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये तो बात हो गई जब हमने थीटा का वैल्यू क्या लिया, 30 डिग्री। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में फिर हमें थीटा का वैल्यू क्या लेना है, 60 डिग्री। चलिए अब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं। जब थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री लेंगे, तो ये जो फाई डैश आ जाएगा, यहां पर हम थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस जगह पर आ जाएगा हमारे पास 1/2। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट दिस एज, हम इसको लिख सकते हैं फाई अपॉन √3। अच्छा, इसे ये हमें किस फॉर्म में लिखने को कहा गया है, हमें कहा गया है कि हम इसे लिखें फाई अपॉन √n की फॉर्मेट में। तो जब हम इसको फाई अपॉन √n की फॉर्मेट में लिखेंगे, तो दोस्तों जो n का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट कम्स आउट टू बी 3। चलिए दोस्तों, आते हैं पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, और आई एम टेलिंग यू दैट द होल सोल्यूशन लाइज इन द लैंग्वेज इटसेल्फ। तो क्या कह रहा है ये, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म P1 एंड P2 आर केप्ट विद देयर साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। दिखा रखा है हमको यहाँ पर इन वैक्यूम एज शोन इन द फिगर। A light ray enters prism P1 at an angle of incidence theta such that the outgoing ray undergoes minimum deviation in prism P2। Remember, ये जो लाइन है, ये लाइन इस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन को पकड़ के हम चलेंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। If the respective refractive indices of P1 and P2 are √3/2 and √3, then the value of theta is given by this, where the value of beta is। So हमें क्या करना है, बेसिकली हमें थीटा का वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया हमारे पास प्रिज्म P1, and as far as P1 is concerned, the refractive index is √3/2, and then the another prism, this is the another prism, and this prism is P2, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है वो हमको दे रखा है μ2, and that is given to us √3। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, this angle is 60 degree, this is also 60 degree, and that is also 60 degree। In the same manner 60 degree, and that is also 60 degree। चलिए रे डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, लेट्स से थीटा एंगल पर, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई,
लेट्स से दिस एंगल इज R1। अच्छा, जैसे ही एंगल R1 आया, हम जानते हैं कि ये एंगल जो होता है ये कितना होता है, A माइनस R1। तो ये जो एंगल है दैट एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री माइनस R1। और उसके बाद लेट्स से ये यहाँ से E एंगल से निकल गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। लेट्स से कि इस जगह पर ये E एंगल फॉर्म कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इस जगह पर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन फॉलो हो रही है। अच्छा, अगर ये एंगल E होगा, ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। इसका मतलब ये एंगल भी किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। और चूंकि यहाँ पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, देयरफॉर दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। इन द सेम मैनर दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री, और ये इस जगह से निकल जाएगा एट एन एंगल E। सो आई होप द रे डायग्राम इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। अब जैसे ही हमने रे डायग्राम बनाया, अब हमें सिर्फ क्या करना है, स्नेल्स लॉ का यूज करना है। चलिए स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। सबसे पहले इस जगह पर स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल कर देते हैं P2 के लिए। चलिए कुछ नाम भी दे देते हैं। इस जगह को नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं कुछ C। तो जब हम एट C स्नेल्स लॉ लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन E इक्वल्स टू √3, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 30, और ये आ जाएगा √3/2 के बराबर। और जैसे ही ये √3/2 के बराबर आ गया, वी गॉट वन थिंग दैट दिस E हैज टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि दोस्तों ये एंगल हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, 60 डिग्री। इसको मैं R2 नाम दे रहा हूँ। आई एम गिविंग दिस नेम एज R2। अब स्नेल्स लॉ हम लगाने जा रहे हैं एट B। जब हम B पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √3/2, और फिर हम यहाँ लिखेंगे साइन R2 इक्वल्स टू साइन E। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, √3/2, जो भी μ1 साइन R2 इक्वल्स टू साइन E। क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम है, तो इस जगह पर तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1। E का वैल्यू रखते हैं साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री रखते ही ये हमारे पास आ जाता है √3/2। √3 से √3 को कैंसिल कर देते हैं। साइन R2 का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, वो आ गया 1/√2, और जैसे ही ये आया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ R2 एज 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो R2 है वो कितना हो गया, 45 डिग्री। अब जैसे ही R2 45 डिग्री हो गया, हमें पता है कि जो R1 होना है वो क्या होना है, 60 डिग्री माइनस R2। तो R1 किसके बराबर आ जाएगा, 15 डिग्री। बट यू मस्ट सी कि जो हमें आंसर देना है वो पाई की टर्म्स में देना है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एंगल को पाई की फॉर्म में लिख दें। हमें पता है कि जो 15 डिग्री है दैट इज रिटन एज π/12। अब एक काम करते हैं, A पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, और जैसे ही हम A पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो A पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। A के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 साइन R1, और R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, π/12, और इस जगह से थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स √3/2, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, साइन π/12। ठीक है, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। एक बार यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर साइन में क्या है, π/β। वापस से एक बार आंसर पर आते हैं। जब यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट बीटा एज 12। Therefore, the answer of this question is 12. चलिए दोस्तों आते हैं पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 12 पर। Let's read the question carefully. So what does question says? It simply says an infinitely long thin wire having a uniform charge density per unit length of 5 nanocoulomb per meter is passing through a spherical shell of radius 1 meter as shown in the figure. हमारे पास एक शेल है
और उस शेल को सेंटर से क्रॉस करता हुआ एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है। A 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell if the configuration of the charges remains static। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो शेल है उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इस वायर की प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्टॉर्ट नहीं होता, दैट मीन्स दैट रिमेन्स यूनिफॉर्म। The magnitude of potential difference between point P and R in volt is, दो पॉइंट दिखा रखे हैं, पॉइंट P सेंटर से 0.5 मीटर की दूरी पर है और जो पॉइंट R है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। तो हमें क्या करना है, P और R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो बहुत ही सिंपल रिजल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और फाइनली उनको हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे। सबसे पहले हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए स्फीयर का, एक जो स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है, जिसके ऊपर चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें पता है अंदर के पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, kq अपॉन कैपिटल R फॉर r लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल R। अंदर का कोई भी पॉइंट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, kq अपॉन कैपिटल R। और बाहर का जो पॉइंट है वहां का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq अपॉन स्मॉल r फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R। उसी तरीके से इनफाइनाइट वायर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और अगर हमारे पास इस जगह पर दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आर ए डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट क्या है, आर बी डिस्टेंस पर है, तो हम सब लोगों ने इसको क्लास में ज़रूर डिराइव किया होगा कि जो वी ए माइनस वी बी आता है वो कितना निकल करके आता है, 2k लैम्डा एल एन आर बी अपॉन आर ए। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमको P और R दे रखे हैं, एक बार तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे शेल की वजह से और दूसरी बार पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग किसकी वजह से, वायर की वजह से, ठीक है। और फिर दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम शेल की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास शेल, इसका रेडियस 1 मीटर है, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर R, और इसके ऊपर चार्ज हमको दे रखा है। तो जब हम यहाँ से Vp माइनस VR लिखेंगे तो P पॉइंट अंदर का पॉइंट है, पोटेंशियल होगा KQ अपॉन कैपिटल R, कैपिटल R इज 1, जो इसका रेडियस है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, माइनस KQ अपॉन KQ अपॉन 2, क्योंकि जो R पॉइंट है उसकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है हमको, यहाँ से 2 मीटर दे रखी है और ये 0.5। यहाँ से जब हम Vp माइनस VR निकालते हैं तो ये हमारे पास निकल करके आता है KQ बाई 2। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, K इज 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 बाई 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 45 वोल्ट। तो दोस्तों शेल की वजह से P और R का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाता है 45 वोल्ट। चलिए अब वायर की वजह से देखते हैं कि वायर की वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये रहा वायर, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट R है, ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 0.5, ये दे रखा है 2। तो जब हम यहाँ से Vp माइनस VR कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2k लैम्डा ln 2 अपॉन 0.5, ये आ जाएगा 2k लैम्डा ln 4, और ln 4 को और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4k लैम्डा ln 2। चलिए वैल्यूज रखते हैं, 4k हो गया 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, लैम्डा हो गया 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, मैं उम्मीद करता हूँ कि लैम्डा कितना दे रखा है हमको, 5 नैनो कूलम दे रखा है, 5 नैनो कूलम, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 और ln 2 का वैल्यू है 0.7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट दिस टू बी 126 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो वायर है उसकी वजह से, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ द शेल। अब अगर हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, Vp माइनस VR टोटल की बात हो रही है, ये किसकी वजह से था, ये था सिर्फ और सिर्फ शेल की वजह से,
और ये किसकी वजह से था? ये था सिर्फ और सिर्फ वायर की वजह से। जब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हमें इन दोनों का स्केलर एडिशन कर देना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, एंड दैट कम्स आउट टू बी 126 प्लस 45 volt, and finally it comes out to be 171 volt. Therefore, my dear friends, the answer of this question is 171. Okay, so let's see this question. A spherical soap bubble is inside an air chamber at a pressure P naught, which is 10 power 5 pascals. It has a certain radius such that the excess pressure inside is delta P. Okay, right. Now the chamber pressure is reduced to 8 P naught by 27 such that the bubble radius and its excess pressure change. In this process, all the temperatures remain unchanged. So this means it is an isothermal process. Okay, and we will assume the air to be an ideal gas, and the excess pressure delta P in both the cases is much smaller than the chamber pressure. Okay. So the new excess pressure delta P in pascals is, that is the question. Okay, so let's see. सबसे पहले पहला केस हम लोग बना लेते हैं. Okay, so there is a bubble. So there is a spherical bubble with a small radius. Okay. तो इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं. ओके, पहले केस में द एयर प्रेशर आउटसाइड इज P नॉट, और यहाँ पे लेट अस से दैट दिस इज P नॉट प्लस डेल्टा P व्हिच इज गिवन. ओके, सो जो एयर यहाँ पे है, दिस इज एन आइडियल गैस. सो व्हेन द प्रेशर एक्चुअली चेंजेस, लेट्स से दैट दिस रेडियस इज सम r dash. ओके, outside pressure is given 8 P naught by 27. ठीक है, सो यहाँ पे हमें डेल्टा P dash फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो it is also given that delta P dash and delta P are much smaller than this outside pressures. Okay, so let us use P1 V1 equal to P2 V2 for the gas which is trapped inside. Okay, right. So inside pressure is basically is 8 P naught. Total pressure is 8 P naught by 27 plus delta P dash. Okay, right. All right. So let's use P1 V1 equal to P2 V2 because it is because the temperature remains a constant, right? Temperatures remain unchanged. All right. So let's see. So we have to write P naught plus delta P. Okay, into 4 by 3 pi r cube, and here we need to equate it to 8 P naught plus 27, 8 P naught by 27 plus delta P dash into 4 pi by 3 r dash cube. Okay, all right. Let's solve this. Okay, let's solve this. It is given that this pressure is delta P and this delta P dash, they can be neglected. So I'll just write P naught, and this 4 pi by 3 gets cancels off. This 4 pi by 3 gets cancelled. So यहाँ पे क्या बचेगा? P naught into r cube is equal to 8 P naught by 27 into r dash cube. ठीक है, right. So यहाँ पे P naught भी कट जाएगी, and you have r dash cube is equal to 27 by 8 r cube. Okay, and this is how much? How can you write this as 3 by 2 r whole cube, and you can cancel this off and say that r dash is 3 by 2 r. Okay, now coming back to the problem where it is given delta P is equal to 144 pascals. Delta P, which was initially 4T by R.
right? So it's a bubble, right? So if it is a bubble, it is 4T by R, which is given to be 144 pascals, okay? And delta P dash, I think we need to find delta P dash, which is nothing but 4T by R dash, okay? So let's just substitute what is the R dash we found here, 3 by 2 R, so 4T by 3R by 2. We know this value 4T by R, so I'll just write 2 by 3 into 4T by R, which is 144. We can write it like this, and we can simplify. Okay, so this is going 4 times and 8, so this is 96 pascals. So P dash is 96 pascals. Okay, so I think we can say that the answer is going to be 96 pascals. So let's see this next question. In a Young's double slit experiment, each of the 2 slits A and B, okay, A and B are as shown in the figure. These are oscillating above their fixed center with a mean separation of 0.8 mm. The distance between the slits at any time t is given by this. Okay, let me just for clarity's sake, we will write it as x. Okay, x is equal to 0.8 plus 0.04 sin omega t mm. Okay, omega value is given. That's fine. Distance of the screen from the slits is 1 meter, and the wavelength of the light used is 6000 angstrom. Right. The interference pattern on the screen changes with time, while the central bright fringe remains fixed at point O. Okay. So we are assuming that these 2 slits have coherency. Okay, that the slit A and slit B are coherent. The light sources which are falling on them. Otherwise, this question is not valid. Okay. So anyway, I think we can, that's a reasonable assumption. So let's move forward. यहाँ पे हमें find out करनी है 8th bright fringe, okay, above the point O, okay, above this point O, which oscillates between 2 extreme positions. So the separation between these 2 extreme positions in micrometer पूछा गया. Okay, let's see. Okay. Okay, so सबको पता है YDAC. This is the diagram. So this is the position of central bright fringe, and यहीं पे, okay, there is, let's say this distance y is equal to 8 beta. Okay, you will get your 8th maxima, right? So beta is the fringe width. So we have to calculate 8 beta. So let's do this approximation, and then we'll calculate the exact value later on. Okay, but let's just get it out. Let's see. Let's say that this is y. This is y. Y is equal to 8 beta, right? Okay. So y is equal to, if we write 8 beta, which is nothing but if I write lambda capital D by, I'll write x. I took this as x, in the question it is given as small d because I want to use differential. I do not want to use the same term. Anyway, so this is y. Okay. So the approximate way is you can write this as dy is equal to minus 8 lambda by d x square dx. Okay. So what was x? Let's see what was this x value. X value is 0.8 plus 0.04 sin omega t. Okay. X value is 0.8 plus 0.04 sin omega t mm. Okay, let's keep that in mind, mm. Okay. Now all we need to do is substitute this value. Okay. So let's substitute these values. I think lambda was given to be 6000 angstroms. Okay. We just need the modulus of it. We don't need the exact value. So dy is approximated to delta y, and dx is approximated to delta x. So this is 8 into 6000 angstrom. I can write it as 6 into 10 power minus 7. And d, I think this d is given as 1 meter. We will also write it 1 meter. Okay. Into 1 divided by x square. X square, I'll be writing it as 0.8 mm whole square.
Okay, 0.8 mm whole square. So let me write 0.8 mm whole square. Okay, and dx. What is this dx? How the delta x changes? So it oscillates between. Okay, so only this part is the variable. So dx is going to be dx or delta x is going to be, okay, 2 times this amplitude, that is 2 times 0.04 mm. Okay, we have to be careful here. We'll have to write 2 into 0.04 mm. Okay, so here what happens? We will have to write 2 into 0.04 mm. Let me write into 10 power minus 3 meters. Okay, so let's do this calculation. Let's see. So this is 10 power minus 6, this is 10 power minus 7, it goes up 10 power minus 1, 10 power minus 1, and this is 10 power minus 3, so that will be 10 power minus 4. Okay, let's write 10 power minus 4. Okay, so all the 10 powers are taken into account. We will just write 8 into 6, this is 8 into 6, okay, into 0.08 divided by 0.8 square, 0.8 square, okay, 0.8 square. So you see that this comes out to be, okay, so you can cancel out this 8 into 0.08 and 0.8 into 0.8. So you'll be left with 6 into 10 power minus 4, okay, or I think the answer is asked in micrometers, which is 10 power minus 6. So we can write this as 600 into 10 power minus 6 meters, or we can write this as 600 micrometers. Okay, so this is the approximate way, and if you don't want to use this, we can always go for the exact method. We can go for this. The exact value is okay, we'll do this here. Okay. So we will calculate, this is the exact solution. So y is equal to, we know it is 8 lambda capital D by x. I am writing small d as x. Now we need the difference between, we need the positions of extremes, right? So let me calculate, let me use this delta y will be exactly equal to, if you want to write 8 into lambda, which is 6 into 10 power minus 7, 6000 angstroms. This is 1 meter, capital D. 1 by x will be, okay, x minima will be, okay, if you see x minima will be 0.8 plus 0.04 sin omega t. When you put sin omega t as minus 1, you will get x is 0.76. Okay, so that will be one extreme, and when you put sin omega t as 1, that will be 0.84, right? Okay, so let's see. Okay, and both are in an mm, right? All right. So let me write, this is 1 by 0.76 minus 1 by 0.84 mm. So let me write into 10 power 3. Okay. So when you substitute this, you will get, this is 48, this is 10 power minus 7. So you'll write 10 power minus 4. Okay, 10 power minus 7 into 10 power 3, that is 10 power minus 4. So 0.84 minus 0.76, this is going to be 0.08 divided by 0.76 into 0.84. Okay, so this value you can calculate. I think you can do a simple calculation here. So this comes out to be, I think, 6.01503. Okay, but I think we need up to this point, into 10 power minus 4, and the answer is in micrometers. So let me write it in 10 power 6. So 6.0150 into 10 power minus 6 meters. Okay, so this is going to be 601.50 micrometers, up to 2 decimal points. So this is your exact solution. Okay, all right. Next,
Okay. So the second part of this passage is asking what is the maximum speed in micrometer per second at which the 8 bright fringe will move is. Okay, right. So let's solve this problem. The rest of the problem you have seen previously. Okay. So this is relatively simple. We can use this directly. Let us write the same thing what we have written previously. 8 bright fringe lambda capital D by small x. We were writing small x as small d given in the question. So he is asking what is this dy by dt? Dy by dt, what is it equal to? Okay. So, so those of you who haven't seen the last question, I'll just draw this. So this is the central bright fringe O, and you have 8th maxima here, which is 8 beta, where beta is equal to lambda capital D by small d. Okay. So this is your capital D, which is equal to 1 meter, and we said that this distance between the slits is x. Okay, right. So dy by dt is going to be minus 8 lambda capital D by x square into dx by dt. Okay. So we need to calculate this. I think in the last this thing we have already calculated this value 8 lambda capital D by x square. That value we have already calculated, and maybe we didn't need to do that, but anyway we can do it once again. X is equal to okay, this one I have written it as x equal to 0.8 plus 0.04 sin omega t. So 0.8 plus 0.04 sin omega t, and this is in mm. Okay, so dx by dt is going to be dx by dt is going to be 0.04 omega cos omega t. This is a constant 0.8, so that will not matter. Okay, so this is what we need to find. Okay, and obviously since he is asking the maximum value, this cos omega t is going to be 1. Okay, this is going to be the maximum value. Okay, so anyway, so this maximum value we are calculating, and if you see the last solution, you don't need to do this calculation again, but for the benefit of the students who did not see the last one, I am just doing it once again. So lambda is 6000 angstrom, so this is 6 into 10 power minus 7 into d, which is 1 meter, divided by x. X is 0.8 mm whole square, 0.8 mm, that is 0.8 into 10 power minus 3 whole square into 0.04 omega value. Let's check what is the omega value. Omega value is, okay, here it is given. Omega value is 0.08 radians per second. 0.08 radians per second. So this is in SI units. This mm I need to convert into 10 power minus 3. Okay. So this value we need to substitute. Okay, I think this is pretty easy calculation here. Okay, right. So let me just write this. Okay, so minus 8 into 6. Okay, minus doesn't matter because he's asking the speed. So 10 power minus 7, 10 power minus 3, 10 power minus 10, and this is 10 power minus 6. So this is going to be into 10 power minus 4. Let's keep it aside. Okay, so 8 into 6 into 0.04 into 0.08 divided by 0.8 whole square. So 0.8 and write another 0.8 here. So again this 8 and this 0.08, and I think these two are getting cancelled, right? So this is, let me put a modulus because we need the speed. So this is 6 into 0.24 as 6 into 0.04, that is 0.24 into 10 power minus 4, or we can write 24 into 10 power minus 6 meter per second, or we can say 24 micrometer per second, and I think the answer is 24 micrometer per second. Yes, done? Right. Alright, let's solve this question.
So this is an interesting question. Two particles 1 and 2, each of mass m, are connected by a massless spring. And these are on a horizontal frictionless plane. Horizontal frictionless plane as shown in this figure. Initially the two particles with their center of mass at x naught. Here in this diagram it is shown where is x naught. Okay. So they are oscillating with an amplitude a and angular frequency omega. So thus their positions are given by this. Okay, their positions are given by this respectively, where d is greater than 2. Okay, so this is all okay, fine. So that d is greater than 2 is so that they don't collide with each other. So the particle 3 of mass m moves towards the system with a speed of u naught, which is a omega by 2, and undergoes instantaneous elastic collision. So E is equal to 1. Okay, and you see this happens at time t equal to t naught. Finally, the particles acquire a center of mass speed Vcm and oscillate with amplitude b at the same angular frequency omega. Okay, right. So you see that the first thing to note is all three are having equal masses, and here it is elastic collision. So in an elastic collision, what happens? This 3 collides with this 2. So they exchange their momentum, or in this case they exchange their velocities. Okay. Spring force, as you know, this happens, this is given very specifically instantaneous. So the spring force doesn't come into play because it's a non-impulsive force. Okay. So that does not come into the picture. So these two, you can just say that they are colliding instantaneously and then they exchange their velocities. Okay. So that being said, let's move ahead. So if the collision occurs at time t equal to 0, the value of Vcm by a omega will be. Okay. Let's see how to solve this question. Okay. I hope you remember the values. Okay. I think I just need to remember this. Okay. Let me do this here exactly because he has given time t equal to 0. Let me just write down what is x1. x1 is equal to this. So let me write v1 equal to this is differentiate. Okay, so this is a constant, x naught is a constant, d is a constant. So I need to only differentiate this. So this is going to be a omega cos omega t. Okay, and v2 is going to be okay, x naught, d, these are both constants, so only you have to worry about this. So this is minus a omega cos omega t, right? Okay. So now here we have time t naught is substitute equal to 0. What is the velocity and what is the position as well? Okay, I think we just need the velocity, by the way, because this collision happens at t equal to 0. So t equal to 0 is substitute, t equal to 0 or t naught equal to 0 you keep. v1 is going to be a omega, that is towards the positive x, and v2 is going to be moving with minus a omega. Okay. So with this information, let's proceed. Okay. So you have these 3 balls, okay, of equal masses, and this is a spring. This is mass 1, 2 and 3, all having equal masses. Okay. So I think this was moving with a speed u naught, okay, and I think this was moving with a speed a omega. I think this was moving with a velocity minus a omega. So let me change the arrow here to negative x-axis. So this ball is moving with a omega. So at this instant, these both are having, this is having u naught, this is having a omega. So what happens after the collision? 2 is going to have u naught. Okay, this particle, this ball 2 will have a u naught velocity, and this ball 1 will have a omega velocity. Okay, all are having equal masses, right? I think let me just write these masses as well. And this is immaterial. This 3 actually goes off like this. Okay, this does not come into the picture. He is asking what is the VCM of 1 and 2. Okay, so this is an easy question now. So VCM is mu naught plus, this is m a omega, both are in the positive x-axis, so I am writing both of them plus, divided by m plus m, this is the velocity of center of mass.
I think u naught is given a omega by 2. Let's just substitute here a omega by 2. Okay, so what will this be? I think we can simplify this. So this is going to be 3m a omega by 2 divided by 2m. So this is going to be, okay, VCM is going to be 3 by 4 a omega. I think they have asked what is VCM by a omega. VCM by a omega is going to be 3 upon 4, or this is 0.75. Okay, up to 2 decimal points, this is 0.75. That's the answer, right? Let's see the second part of this passage, question number 17. Two particles again, I think I'll not read this again. Okay, so in this he is asking what happens at T naught is equal to pi by 2 omega, right? So here what happens at T naught is equal to pi by 2 omega, what is the value of 4b square by a square? Okay, so let's see, let's substitute this value pi by 2 omega in this x1. Let's see what is the value of x1, what is the value of v1 at this time. Okay, so x1, let me write it here, x1 value is simply x naught plus d plus sine omega times pi by 2 omega, so that will be sine pi by 2, so this will be plus a, okay, and x2 is going to be x naught minus d minus a, sine omega t is 1. So what happens? So this is the center of mass and this was the original distance was 2d. So they are both at these positions, right? That such that they are, this one is at minus a position from its original position and this one is at a plus a from its original position. Okay, and you can see that the velocities also will be 0 at this instant, pi by 2 omega. Let's just differentiate and see. V1 is going to be, what is the velocity as a function of time? These two are constant, so this will be V1 is equal to a omega cos omega t, and V2 is going to be minus a omega cos omega t. Okay, so if you substitute, you see pi by 2 omega, when you substitute pi by 2 omega cos pi by 2, so this is going to be 0 and this is also going to be 0. So these are at their extremes. Okay, so this is the extreme position of 2 and this is the extreme position of 1. Okay, so both are completely stretched. The spring is completely stretched and they are at their extreme positions. Okay, so that being said, let's move ahead. He is asking what happens if this third ball comes and hits this second ball which is at rest, and this is also at rest, by the way. Okay, so let's see, these two are having equal masses and this is an instantaneous elastic collision as in the previous question. So they will just exchange their velocities because their masses are also the same. Masses are same and E, coefficient of restitution, is equal to 1. So they will exchange their velocities. Okay, alright, let's do this. Okay, let's see this problem. This is particle 3 which is having a u naught. U naught, I think it is given as a omega by 2. Alright, and this 2 was at rest. This 2 is not moving, particle 2, and this is the spring. Okay, and this is particle 1 and this is also at rest, and you see that these were their original positions, that means you can call their mean positions. So this is A and this is A. So the total stretch in the spring is 2A, right? Okay. So he is asking what is the stretch after this strikes this. Okay, right. So after this strikes, what happens? This 3 is at rest now because it obtains this particle 2's velocity. So the 3 ball stops and this 2 continues to move with this speed u naught, which is a omega by 2. Okay, and this is the spring. Okay, this is still at 0. Okay, so what happens? I think there are multiple ways to solve this problem. One of the easiest, I would say, is half mu u relative square concept. Half mu u relative square, this will be changed into the potential energy, right? Okay,
So let me write what is mu here. I am looking at only particle 1 and 2, balls 1 and 2. So half mu. Mu is actually reduced mass. Reduced mass is m by 2. So I'll just write half mu, that is m by 2. U relative square, this is 0, this is u naught. So this is going to be u naught square. Okay, this is equal to change in potential energy. So final potential energy, let's write it as half k. Okay, let's say both the balls were elongated by b from this position. Let's say this is elongated by b. Okay, and this is also elongated by b. Okay, so in the final position. So this is going to be like in the spring extension is going to be 2b. So k, half k into 2b square minus initial potential energy, which is both of them were extended, both of them were from their mean position, they were at a. So the spring has half k into 2a square initial potential energy. Okay, so we just need to solve this. And by the way, this k is nothing but, okay, this k is nothing but reduced mass into omega square. This is going to be m by 2 omega square, right? This is the value of k. All right, so that is okay, so this is equal to half k into m by 2 omega square into 4b square. I think this is the value we want, 4b square by a square. So let's see. Okay, so this half and m by 2 they cancel, half and m by 2 they cancel. Okay, and let's substitute u naught value, where is it? U naught a omega by 2. So a square omega square by 4, and I think here this omega square and this omega square also get cancelled. So what is left? 4b square minus 4a square is equal to a square by 4. So this is going to be, okay, I think you can just find it out. 4b square is equal to a square by 4 plus 4a square. This is 17 by 4a square. Okay, 17 by 4a square. I think you need 4b square by a square. So 4b square by a square is equal to 17 by 4, or I think this is 4.25. So this is the value. Okay, so there are multiple ways. So you have used this half mu u relative square concept. You can do this in the ground frame. You can do it in the center of mass frame as well. Let me just add this solution as well. Okay, so up to this point, I think this is fine. Okay, just remember this is fine. And now I'll just add this one more way to solve. This is also a very good this thing. Okay. Alright, so here is this 2, okay, having a velocity v, and this was already 1, okay, so this is u naught, okay, this was moving with u naught. So you can also write it like this. This was a from the natural initial position, and so the extension in the spring is 2a, okay. So let us do in this C frame. You could also write the equation in the ground frame. So let's do it in this C frame. Okay. So here this is m and this is also m. So the velocity of center of mass is going to be u naught by 2 in this direction. Both the masses are same. So this is going to be u naught by 2. So in the C frame, what are we going to do? Let's just say that in the C frame, center of mass is at rest. So let's say somewhere here, this is the center of mass and this is at rest, and you can sort of do it like this. Let's only consider this part. Okay, in the C frame, this is going to be u by 2 and this is going to be u naught by 2 in this direction. Okay, so let me just concentrate on this particle 2, which is u naught by 2, which is moving in the C frame like this. So let's say if the total spring has a spring constant k, this one would become 2k. I am drawing the center of mass. I am not drawing this part of this. It's unimportant. Okay. So in this question, what can we do? Okay, this question, it's already you can say that this 2k is already extended by a. Okay, or displaced by a. So you can write that equation where velocity is equal to omega under root a square minus x square. So this is going to be
u naught by 2 is equal to omega. Okay, we have to check omega, but I think the omega will be the same, but omega under root b square minus a square. Okay, b is the new amplitude, a is the position here. Okay, right. So let's just write this is u naught. If I substitute, this is a omega by 2, so this will be a omega by 4, and this is omega under root b square minus a square. Okay, so this and this cancels out, and you have a square by 16, okay, is equal to b square minus a square, and b square is equal to 17 a square by 16, and here also you'll end up with the same thing, 4b square by a square is equal to 17 by 4, which is 4.25. You could also, this is the second method, and you could have also done this in the ground frame. I will leave that to you. Okay, so the ground frame is also an easy way, so we will leave that to you. All right, all the best.